कगारों से सतत संघर्ष पर्वत का मस्तक चूर करो, पथ की बाधाएं पथ की टक्कर से दूर करो, पथ पर बन जाएं कोटि चरण, चरणों की रेखा देख देख मंजिल तय कर ले मानो मन। इसी भावना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। एकाग्रता और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है यदि आपका देखो मन एकाग्र है। मन एकाग्र कंसंट्रेशन पावर से सब कुछ हासिल है। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए क्लास को। पहले जो क्लास है हमारी वो आज रहेगी हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। अब हिंदी भाषा के सामान्य परिचय में हमें विशेषकर चूँकि हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ना है तो हिंदी शब्द पर चर्चा करेंगे, भाषा शब्द पर चर्चा करेंगे और तीसरा हमारा शब्द रहेगा व्याकरण। किस शब्द पर चर्चा करेंगे? क्योंकि इन्हीं शब्दों को हमें आसानी से समझना है और पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। जो हिंदी शब्द पर बात कर लेते हैं तो हिंदी जो है, हिंदी आपका जो है फारसी, पारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। इसको हाईलाइट कर दिया, आप समझ सकते हैं। हिंदी फारसी, पारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। अब देखो ये कैसे फारसी ईरानी भाषा का। ईरान के जो लोग थे वो क्या कर रहे हैं, सा को हा बोलते थे। सा को क्या बोलते थे? हा बोलते थे। इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? सिंधु नदी को उन्होंने कहा हिंदू नदी। और हिंदू नदी के पास रहने वाले लोग जो हैं वो कहलाए आपके हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी कहलाए और हिंदुस्तानियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वही हिंदी कहलाई। तो क्लियर है आपको? चलें आगे चलते हैं। कार्यकाल की बात करें तो अगर कार्यकाल की बात करें तो हिंदी की व्युत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई। हिंदी की व्युत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत से हुई है। और संस्कृत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जो है वेद और उपनिषद लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए हैं? वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद की बात होगी। वेद और उपनिषद जो हैं वैदिक संस्कृत में लिखे गए। अब इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की बात होगी। लौकिक संस्कृत। अब देखो यहाँ कार्यकाल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, 500 का अंतर है। तो लौकिक संस्कृत का कार्यकाल हो जाएगा 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व हो गया। अभी लौकिक संस्कृत में जो है, लौकिक संस्कृत आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। तो इसमें 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। मतलब लिखे तो बहुत सारे गए लेकिन मुख्य रूप से हम बात करेंगे रामायण और महाभारत की बात करेंगे। अब रामायण महाभारत जो है ग्रंथ है, उसके बाद भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। तो लौकिक संस्कृत में कुछ परिवर्तन हुआ तो उसके बाद आपकी नई भाषा पाली का जन्म हुआ। पाली का जन्म हुआ तो पाली जो है उसका कार्यकाल फिर 500 आप इसमें माइनस करेंगे तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक इसका कार्यकाल हो जाएगा। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो यहाँ बौद्ध ग्रंथ की बात होगी। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ की चर्चा करेंगे हम। बौद्धों की ग्रंथ जो है वो बौद्ध। प्राकृतिक भाषा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म की बात होगी यहाँ। तो जैन धर्म की बात होगी। अब ये इसका कार्यकाल, अब देखो इसका कार्यकाल, अब थोड़ा इसको हटा दें। पाली भाषा जो है उसका कार्यकाल आपका कितना था? 500 से 1 ईस्वी तक। तो अब प्राकृतिक भाषा का काल क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 500 तक। 1 से लेकर 500 तक। तो ग्रंथ कौन से हैं? जैन ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद इसमें प्राकृतिक भाषा में हुआ तो अपभ्रंश आई। अपभ्रंश की ही एक शाखा है सौरसेनी अपभ्रंश, जिसका कार्यकाल हो जाएगा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और फिर इसी सौरसेनी अपभ्रंश से जो जन्म है हमारा होता है हिंदी का। हिंदी का जन्म होता है जो 1000 ईस्वी से लेकर और वर्तमान समय में चल रही है। वर्तमान समय में चल रही है। तो वो हो गया हिंदी का। तो फिर समस्या आ जाती है कि हिंदी का मानक समय क्या होना चाहिए।
हिंदी का मानक समय क्या होना चाहिए? तो हिंदी का जो मानक समय है वो 1100 ईस्वी है। हिंदी का मानक समय क्या है? 1100 ईस्वी। ये आपको याद रखना है यहाँ से 1100 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा शब्द पर चर्चा करते हैं। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत के भाष धातु से। संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। यानी हम परिभाषा के रूप में देखा चाहें तो भाषा वह साधन है जिससे हम मन के भावों एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये भाषा का हो गया। आगे चलते हैं, तो भाषा के माध्यम मन के भाव एवं विचारों को हम 3 तरीके से पहुंचा सकते हैं एक दूसरे तक, बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से। तो भाषा के माध्यम कितने हो गए? 3 माध्यम हो गए, बोलना, पढ़ लिखना और संकेत। बोलना, लिखना, संकेत। अब देखो किसी से हमें कोई चीज़ मांगनी है तो बोलकर बड़े आसानी से मांग सकते हैं, तो ये सबसे सरल माध्यम हो गया, ये सबसे सरल। और सबसे कठिन माध्यम क्या हो जाएगा? संकेत हो जाएगा, क्योंकि संकेत हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग काम करते हैं, तो संकेत सबसे कठिन है। तो ये बीच में जो रहा है ये आपका रहेगा सरल व कठिन। का सरल व कठिन दोनों हो जाएगा, सरल व कठिन हो जाएगा, आपका लिखित माध्यम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा के कौशल की बात कर लें कि भाषा जो है, भाषा के कौशल का क्रम क्या होता है? तो आपको याद रखना, सर्वोपरि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं LSRW से, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। संस्कृत में पढ़ना चाहें तो आप सर्वपल्ली कह सकते हैं। श्रवणम, वदनम, पठनम और लेखनम कौशल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। क्रम आपको यही याद रखना है। परीक्षा में कई बार क्रम ही पूछ लिया जाता है, तो क्रम को आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप क्रम बदल नहीं सकते, आपको इसी तरह सर्वोपल्ली आप याद रखिए तो आपको ये बना रहेगा। नेक्स्ट है, हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा। देखो भाषा के लेकर कई चीज़ें हैं, राष्ट्रभाषा राजभाषा। तो राजभाषा है हिंदी, क्या है? राजभाषा है। अब चूंकि राजभाषा है और भारत की है तो इसका कहीं ना कहीं उल्लेख तो होगा। तो ये संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में यही हिंदी से के राजभाषा संबंधित उल्लेख है। अब इसमें क्या होगा कि इसकी लिपि क्या होगी और कैसे होगी, मानक भाषा क्या होगी, वो सब चीज़ें अलग अलग अनुच्छेद में दी गई हैं। अब हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। कैसे परिवार की? भारोपी परिवार की भाषा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा सीखने के लिए आवश्यकता। भाषा सीखने के लिए जो आवश्यकता है 3 चीज़ों की, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। भाषा आप तभी सीख सकते हैं जब आपके मन में जिज्ञासा हो। देखो इसको आपको इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे एक बालक है। अब बालक कोई कल्पना करें, बालक का जन्म होता है तो जन्म से तो सीख के आता नहीं है, तो जन्म से सीख के नहीं आता, यानी भाषा को वो बाद में सीखता है। परिवार के सदस्य अपना नाम बोलने के लिए कहते हैं कि मेरा नाम माँ, तो सबसे पहले बच्चे के मुख से माँ निकलता है तो धीरे धीरे सीखता है। यानी भाषा एक तो संपत्ति कैसी हो गई? अर्जित संपत्ति हो गई। अब भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। अब आप समझिए कि अगर भाषा जो है अर्जित संपत्ति, तो जिज्ञासा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिज्ञासा की क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत। अब जिज्ञासा की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जिज्ञासा, देखो मन में जब जिज्ञासा होगी ना, आपको हमेशा, देखो साइकोलॉजी, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ऐसे अध्यापक के रूप में आपको एक याद रखना है, आपको हमेशा बच्चे को माइंड में रखना पड़ेगा कि बच्चे को लेकर ही आपको सारे सवालों के प्रश्न। तो जिज्ञासा जो है, बच्चे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो माता पिता या परिवार के सदस्यों के ओंठों को हिलते हुए देखता और ध्वनि को निकलते हुए देखता है, तो वो उसी तरह अनुकरण करने लगता है और उसी अनुकरण का फिर क्या हो करता है? अभ्यास करता है। और ऐसे ही प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में, तब क्या होता है कि एक बच्चे को खड़ा कर दिया कि आ से अनार, आ से आम, इस ढंग से पहले क्या होगा, फिर बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई है, फिर अनुकरण करता है और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वो भाषा को सीखने लगता है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अब भाषा की विशेषताएं, अब इनसे लेकर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से कुछ विशेषताएं भी हैं। तो भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाषा
संपत्ति है, अर्जित, जन्मजात, एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आप टिक किस पे लगाएंगे? अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी है? अर्जित। भाषा परिवर्तनशील है। देखा आपने कि संस्कृत से उत्पन्न हुई, वैदिक संस्कृत जो है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृतिक से अपभ्रंश इस ढंग से वो परिवर्तित होके चली आई। तो भाषा परिवर्तनशील ना होती तो ये परिवर्तन सारे कैसे हो सकते थे? तो परिवर्तनशील तो है ही। और भाषा का मानक रूप है, भाषा का मानक रूप है, यानी जो है, जो आ है वो ऐसे बनेगा, बड़ा आ ऐसे बनेगा, और ये मतलब एक निश्चित रूप होता है, निश्चित रूप जिसको मान्यता प्राप्त है, इसी को क्या कहते हैं? भाषा का मानक रूप होता है। भाषा के अंग की बात कर लें तो भाषा के मुख्य 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। क्योंकि भाषा से हम फिर क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे, तो यही जो है आपके व्याकरण के भी अंग हो जाएंगे, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब वर्ण, वर्ण जो है, वर्ण से पहले भी क्या होती? ध्वनि है। तो ध्वनि जो है वो मौखिक रूप में हो गई, और ध्वनि को जो मौखिक से जो लिख रहे ना, मौखिक से जो लिखा आपने, तो लिखित रूप ही क्या हो गया? वर्ण हो गया ध्वनि का। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। और अर्थ के आधार पर, अर्थ की बात करें, देखिए जैसे कि ये का है, तो का तो कोई अर्थ होता नहीं है, लेकिन का, मा और ला, ये हमने 3 वर्णों को मिला दिया तो कमल शब्द बन गया। तो एक हमारे माइंड में एक पुष्प की तस्वीर आ गई कि एक कमल एक है, फूल होता है, तो फूल की तस्वीर आ जाती। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? फिर इस हिसाब से आपको शब्द हो जाएगी। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपकी शब्द। अब है भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये आपकी रहेगी वाक्य। क्या रहेगी? वाक्य रहेगी, क्योंकि वाक्य से ही एक संपूर्ण भाव निकलता है। जैसे वाक्य कहा जाए राम घर, तो राम घर से नहीं पता चलता कि राम के बारे में क्या लेकिन राम घर जाता है तो राम के जाने का काम कर रहा है, कहाँ? घर जाने का काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वाक्य से ही होती हैं। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है आपकी वो वाक्य हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब ये अगला जो वीडियो है आपका वो वर्ण विचार को लेकर रहेगा, क्योंकि हमने भाषा की 3 इकाइयाँ पढ़ी हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम अगले वीडियो में जो वर्ण को लेकर चर्चा करेंगे, वर्ण क्या होता है, वर्ण कैसी ध्वनि है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए इंटरेस्टिंग, सारे आपके परीक्षा रिलेटेड हैं और बहुत मेहनत के साथ काफ़ी बुक्स को पढ़कर बनाए गए हैं इन वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।